नमस्कार, मैं विकास गोयन का हूँ, एनएलयू दिल्ली में लॉ का छात्र। आज हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने भारत के लीगल प्रोफेशन को किस तरह से बदला है। हम देखेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स का उदय हुआ, इसका लीगल एजुकेशन और लिटिगेशन पर क्या असर पड़ा, और साथ ही एक्सेस टू जस्टिस और इस प्रोफेशन के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो इस पूरी चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नया कॉर्पोरेट लीगल सेक्टर आखिर है क्या। फिर हम समझेंगे कि कैसे एक एजुकेशन टू कॉर्पोरेट पाइपलाइन बन गई है। इसके बाद हम लिटिगेशन में बढ़ते हुए विभाजन पर बात करेंगे। फिर जेंडर, डाइवर्सिटी और प्रोफेशन की कुछ ऐसी जिम्मेदारियों पर भी नजर डालेंगे जो अभी अधूरी हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी इस पूरे प्रोफेशन के भविष्य को कैसे आकार दे रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द न्यू कॉर्पोरेट लीगल सेक्टर, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1991 के उस एक फैसले का, जिसे हम डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं, उसका असर क्या हुआ। देखिए, भारत के मॉडर्न लीगल प्रोफेशन की कहानी असल में शुरू होती है 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से। जैसे ही भारत ने अपने इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला, तो हुआ क्या? बाहर से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आईं, और इस इकोनॉमिक शिफ्ट की वजह से एमएनए, कैपिटल मार्केट्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ऐसे कई नए और काफी कॉम्प्लेक्स लीगल एरियाज पैदा हुए। अब इस नए रेगुलेटरी लैंडस्केप को संभालने के लिए ऐसे वकीलों की जरूरत पड़ी जिन्हें कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉ की बहुत गहरी समझ हो। और ये एक ऐसी जरूरत थी जिसे हमारी ट्रेडिशनल लिटिगेशन फोकस्ड लीगल प्रैक्टिस उस वक्त पूरा नहीं कर पा रही थी। तो बस यहीं से एक बिल्कुल नए लीगल इकोसिस्टम की नींव रखी गई। अच्छा, तो इस डिमांड से जो नया कॉर्पोरेट लीगल सेक्टर बना, उसे हम एक हाइब्रिडाइज्ड कॉर्पोरेट लीगल इकोसिस्टम कह सकते हैं। अब हाइब्रिडाइज्ड क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये यूएस और यूके की बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स के प्रोफेशनल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट मॉडल से इंस्पायर्ड था, लेकिन इसने अपने इंडियन कैरेक्टर को पूरी तरह से छोड़ा नहीं। आप देखिए, आज भी इंडिया की कई टॉप टियर लॉ फर्म्स में फैमिली नेटवर्क्स और कम्युनल टाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और यही चीज इसे वेस्टर्न मॉडल से अलग और काफी यूनिक बनाती है। और सच कहें तो ये इस प्रोफेशन के स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला और सबसे अहम कदम था। तो इस नए कॉर्पोरेट इकोसिस्टम ने सिर्फ जॉब्स ही नहीं क्रिएट की, इसने लॉ को एक करियर की तरह देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द एजुकेशन टू कॉर्पोरेट पाइपलाइन। कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स जो हाई पेइंग जॉब्स ऑफर कर रही थीं, उसने हमारे लीगल एजुकेशन सिस्टम में एक जबरदस्त बदलाव ला दिया। इसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब सोचिए, लॉ की पढ़ाई जो पहले मुख्य तौर पर लिटिगेशन या जुडिशरी में जाने का एक रास्ता मानी जाती थी, वो अब एक बहुत ही आकर्षक, एक बहुत ही लुक्रेटिव करियर पाथ बन गई। अब लॉ सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं रह गया था, इसे एक इंडस्ट्री की तरह देखा जाने लगा। ये जो फर्क है, ये 1991 से पहले और बाद के करियर पाथ में बिल्कुल साफ दिखता है। पहले क्या होता था? एक लॉ ग्रेजुएट किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर सालों तक या तो बिना किसी पैसे के या फिर बहुत कम स्टाइपेंड पर काम करता था। ये एक बहुत लंबा और अनिश्चित रास्ता था, जिसके लिए आपको एक मजबूत फैमिली और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए था। लेकिन 1991 के बाद कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स ने एक स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ दिया, जहां पहले दिन से अच्छी सैलरी थी, एक प्रोफेशनल माहौल था, और आपकी एजुकेशन पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ उस पर रिटर्न भी बहुत जल्दी मिलता था। इस बदलाव के सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे थे। इसने मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी लॉ को एक भरोसेमंद और कम रिस्क वाला करियर ऑप्शन बना दिया। और इस फाइनेंशियल इंसेंटिव का सीधा असर स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर दिखा। जो एलीट नेशनल लॉ स्कूल्स थे, उनमें एडमिशन के लिए कंपटीशन कई गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब इन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग उनके कॉर्पोरेट प्लेसमेंट के आंकड़ों से तय होने लगी थी। स्टूडेंट्स अपने कोर्स, अपनी इंटर्नशिप्स, यहाँ तक कि अपनी मूट कोर्ट एक्टिविटीज भी कॉर्पोरेट जॉब्स को ध्यान में रखकर चुनने लगे। लीगल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना अब एक सेफ और प्रॉफिटेबल सौदा बन गया था, जिसने एक तरह से लीगल एजुकेशन का पूरा मकसद और उसकी दिशा ही बदल दी। लेकिन इस आकर्षक कॉर्पोरेट पाइपलाइन की एक कीमत भी थी, और ये कीमत चुका रहा है हमारा ट्रेडिशनल लिटिगेशन सेक्टर। और यही हमें लाता है हमारे तीसरे हिस्से पर, लिटिगेशंस वाइडनिंग डिवाइड।
तो एक तरफ तो कॉर्पोरेट सेक्टर बूम कर रहा था और दूसरी तरफ लिटिगेशन का रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। आज भी अगर आप देखें तो लिटिगेशन में सफलता के लिए सालों तक बिना सैलरी के काम करना पड़ता है, अपनी फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना पड़ता है और क्लाइंट्स बनाने के लिए सोशल और फैमिली नेटवर्क्स का होना तो बहुत ही जरूरी है। ये जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है ना, ये लिटिगेशन को फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स या फिर कमजोर इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले टैलेंटेड स्टूडेंट्स की पहुंच से लगभग बाहर ही कर देती है। और ये जो कोट है, ये इसी कड़वी सच्चाई को सामने रखता है जिसे कई लीगल स्कॉलर्स ने भी हाईलाइट किया है। लिटिगेशन एक ऐसा एक्सक्लूसिव डोमेन बन गया है जहां सिर्फ वही लोग टिक सकते हैं जिनके पास मजबूत सोशल कैपिटल और फैमिली सपोर्ट है। और ये सिचुएशन ये सीधे सीधे नेशनल लॉ स्कूल्स के उस मूल संवैधानिक उद्देश्य के खिलाफ जाती है जिन्हें बनाया ही इसलिए गया था कि वो हमारे बार और बेंच की क्वालिटी को सुधारे और सबके लिए न्याय तक पहुंच आसान करें। ये जो आंकड़ा है, ये इस टैलेंट ड्रेन की गंभीरता को दिखाता है। जरा सोचिए, 2014 में देश की टॉप 6 कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के 26% पार्टनर्स सिर्फ एक ही नेशनल लॉ स्कूल से थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देश का जो बेस्ट लीगल टैलेंट है वो अब जुडिशरी या लिटिगेशन में जाने के बजाय कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जा रहा है। और ये हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के भविष्य के लिए वाकई एक बहुत गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि ये मत भूलिए, आज के जो बेस्ट लिटिगेटर्स हैं वही कल के बेस्ट जजेस बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, ये सिर्फ क्लास और बैकग्राउंड तक ही नहीं रुके हैं, ये प्रोफेशन के अंदर जेंडर डायनामिक्स को भी बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, जेंडर डाइवर्सिटी एंड चेंज। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडियन लीगल प्रोफेशन और खासकर लिटिगेशन हमेशा से एक मेल डोमिनेटेड फील्ड रहा है। सीनियर पोजीशंस पर जैसे सीनियर एडवोकेट या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज, इन पदों पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम रहा है। लेकिन हाँ, हाल के कुछ सालों में एक पॉजिटिव बदलाव जरूर देखने को मिला है, खास तौर पर जुडिशियल सर्विसेज और कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में। ये आंकड़े इस ऐतिहासिक असमानता की पूरी कहानी बताते हैं। सोचिए, 2012 तक सुप्रीम कोर्ट में जितने भी डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स थे उनमें सिर्फ 2% महिलाएं थीं, और सुप्रीम कोर्ट के पहले 63 सालों में सिर्फ 2.5% जज ही महिलाएं थीं। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें लिटिगेशन का अनस्ट्रक्चर्ड और एक ओल्ड बॉयज क्लब वाला माहौल, ये सब स्ट्रक्चरल बैरियर जिम्मेदार रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां भी एंट्री मेरिट बेस्ड और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर होती है, वहां तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स को ही ले लीजिए, वहां एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है और नतीजा, कई राज्यों में 50% से भी ज्यादा नई भर्तियां महिलाओं की हो रही हैं। इसी तरह कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स का जो स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल माहौल है, वो भी बड़ी तादाद में महिला वकीलों को अपनी तरफ खींच रहा है। उन्हें वहां लिटिगेशन के मुकाबले ज्यादा जेंडर न्यूट्रल करियर प्रोग्रेशन मिलता है। तो यकीनन ये एक उम्मीद की किरण है। अच्छा, प्रोफेशन में रिप्रेजेंटेशन की ये जो प्रोग्रेस है, इसके साथ साथ इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर भी कुछ गंभीर सवाल उठते हैं, और यही हमें लाता है हमारे 5वें हिस्से पर, द प्रोफेशंस अनमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां हम प्रो बोनो और मेंटल हेल्थ पर बात करेंगे। अब देखिए, एक तरफ तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स जबरदस्त मुनाफा कमा रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश में एक्सेस टू जस्टिस आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि भारत की कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में एक मजबूत प्रो बोनो कल्चर क्यों नहीं है। प्रो बोनो यानी समाज के उस तबके को मुफ्त कानूनी मदद देना जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इस प्रोफेशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले भारत में प्रो बोनो काम ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड और नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर कॉर्पोरेट फर्म्स लिटिगेशन बेस्ड प्रो बोनो करने से बचती हैं, जहां असल में जरूरत सबसे ज्यादा है। इसके बजाय वो नॉन प्रॉफिट्स को ट्रांजैक्शनल लीगल एडवाइस देना ज्यादा पसंद करती हैं। वजह साफ है, ये उनके कोर एक्सपर्टीज में आता है और इसमें टाइम भी कम लगता है। लेकिन ये अप्रोच हमारे संविधान के आर्टिकल 39A में जो फ्री लीगल एड का लक्ष्य है, उसे पूरा करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा प्रोफेशन के अंदर एक और बहुत गहरा संकट है, एक ऐसा संकट जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज की साइलेंट एपिडेमिक। भारत में स्टिग्मा इतना ज्यादा है कि इस पर कोई एम्पिरिकल डेटा तो है नहीं, लेकिन इंटरनेशनल स्टडीज एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाती हैं। जैसे एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी बताती है कि 37% लॉयर्स डिप्रेशन
और 31% एंग्जाइटी से जूझ रहे थे। लॉ फर्म्स का जो हाई प्रेशर माहौल है, काम के लंबे घंटे हैं और ये जो बिलेबल आवर्स का कल्चर है, ये इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देता है। असल में ये एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है और इसे एड्रेस करने के लिए सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने की आज सख्त ज़रूरत है। तो इन अंदरूनी चुनौतियों से लड़ते हुए प्रोफेशन को एक बाहरी डिसरप्टिव फोर्स का भी सामना करना है, और वो है टेक्नोलॉजी। और ये है हमारा छठा और आखिरी हिस्सा। और देखिए, मज़े की बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन का सेंटर होने के बावजूद इंडियन लीगल सेक्टर टेक्नोलॉजी को अपनाने में काफ़ी सुस्त रहा है। लेकिन अब क्लाइंट्स की डिमांड और ग्लोबल कंपटीशन के प्रेशर में ये बदलना तय है। ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट रिव्यू, AI बेस्ड लीगल रिसर्च और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ODR जैसे टूल्स ये सिर्फ लीगल प्रैक्टिस की एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि लीगल सर्विसेज के पूरे बिजनेस मॉडल को ही बदल कर रख देंगे। ये डिसरप्शन होकर रहेगा। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार देखते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन लीगल प्रोफेशन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है और बहुत सारे मौके बनाए हैं। इसने एक डायनामिक कॉरपोरेट लीगल सेक्टर को जन्म दिया, जिसने लीगल एजुकेशन को भी एक नया रूप दिया है। लेकिन हाँ, इसका दूसरा पहलू ये है कि इसने लिटिगेशन को टैलेंट ड्रेन और हाई एंट्री बैरियर्स की समस्या से जूझने के लिए अकेला छोड़ दिया है। अब इस प्रोफेशन को एक्सेस टू जस्टिस और मेंटल वेलबींग जैसी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेना होगा और साथ ही टेक्नोलॉजी के आने वाले डिस्ट्रप्शन के लिए भी तैयार रहना होगा। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, ये ग्रोथ और ये अवसर, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें हमारे संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उनके साथ तालमेल बिठाना ही होगा। तो मैं इस चर्चा को एक ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। जैसे जैसे भारतीय कानूनी पेशा आगे बढ़ रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन से मिले इन अनगिनत मौक़ों और सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के हमारे संवैधानिक लक्ष्यों के बीच एक संतुलन कैसे बना सकता है?